नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है ना, तो इसकी 8वीं वीडियो चल रही है। अगर आपने 7वीं वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करा दिया है। और ये 8वीं टॉपिक है। इसका जो टॉपिक है मतलब नागरिकता यानी सिटीजनशिप, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो पाए, अच्छे से समझ जाए। देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान पहले, उसके बाद में देखिए मैं बात बता देता हूँ, उसके बाद में इसको मैं देखिए, राज्य में निवास करने वाले हर व्यक्ति जिसे मतलब राज्य को पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है, वो अपने राज्य संविधान के प्रति आस्था रखता हो, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये बात रखिए ध्यान में, है ना। कुछ अधिकार ऐसे प्राप्त होते हैं जो भारत को ही प्राप्त होते हैं, मतलब भारत के नागरिक को ही, विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त होते हैं, है ना। तो वो भी बातें यहाँ पे की जाएगी। तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है जो भी है उसको मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत के अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में वर्णित किया गया है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरी चीज और है कि अनुच्छेद 5 से 8 तक नागरिकों के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। मतलब मान लिया कोई व्यक्ति अगर यहाँ भारत में रह रहा और जाके वो अमेरिका की नागरिकता धारण कर ले या कोई अन्य देश की, तो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, है ना। ये अनुच्छेद 9 में यह बात कही गई है। और अनुच्छेद 10 में यह बात कही गई है कि अनुच्छेद 10 तथा 11 संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद को विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 10 और 11 से संबंधित है। और फिर उसके बाद में कहा गया है किसी संप्रभु राष्ट्र में राज्य की ओर से अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो विदेशी को प्रदान नहीं किए जाते हैं, है ना। भारत के संविधान में वर्णित मूल नागरिकों के अधिकार इस प्रकार हैं। पहला है, देखिए मैं बता देता हूँ, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिबंध अनुच्छेद 15 कहता है। ये चीज जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा डिटेल में बता दूंगा। तो मतलब दो टॉपिक दूसरा है कि लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 कहता है ना। ये भी ठीक बात है। मैंने विचार, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन, मतलब कि जो भी कोई मतलब कोई उस तरीके से युद्ध करने वाला सामग्री नहीं होना चाहिए, है ना। निर्बाध और विचरण व निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। ये सब क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार के पार्ट हैं, इसको मैं डिटेल में करूंगा। और 4 टॉपिक मतलब चौथे में है ऑर्डर है, इसका कोई अनुच्छेद नहीं है, ऑर्डर है केवल। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 देता है। ये सब सारी डिटेल चीजें, ये इसका पार्ट में बाद में बता दूंगा। मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत मतदान करने का अधिकार भी है। तो ये नागरिकों के लिए मतलब जितनी बातें कही गई है ना, जब ये मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा डिटेल में इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, है ना। तो मैं और बता देता हूँ कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 5 से 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं, है ना। विशेष वर्ग में निर्धारित किए गए हैं, ये भी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। और अधिवास द्वारा नागरिकता, अधिवास का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य में अधिवास करता है ना। अधिवास का मतलब वास करना होता है ना। वह भारत का नागरिक होगा यदि निम्न शर्तों से कम एक पूरी शर्त करता हो। उसमें से कुछ शर्त दी गई है। जैसे पहली शर्त है कि वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, मतलब जहाँ तक भारत का बॉर्डर है उसमें से वो जन्मा हो, है ना। कब? 1948, है ना। और उसके माता पिता मैं एक बार बता देता हूँ, वह भारत में जन्मा हो, ठीक बात है ना। वह लिखा नहीं है, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। मान लिया कि जैसे मान लिया कोई उसके माता पिता अगर भारत के राज्य में हैं, जन्मे हैं, और वो बाहर कहीं कमाने चला गया है, कहीं भी चला गया है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। ऐसी बात होती है। लेकिन जब तक कि वो विदेशी नागरिकता हासिल ना कर ले, है ना, वो भी एक टेन्योर के हिसाब से होती है कि वह संविधान लागू होने के कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवासी रहा हो, मतलब भारत में 5 वर्ष तक रहा हो, है ना, तो ये नागरिकता हो गया।
तो यही चीज़ें हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। और बताता हूँ, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता मतलब क्या है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आता है तो उनके लिए कुछ शर्तें की गई हैं। अनुच्छेद 6 में यह बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी कि माइग्रेशन जो होती ना, तो करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसी व्यक्तियों को जो 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे, तथा जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे। तो इनका कॉन्सेप्ट अलग अलग है ना। कौन आए थे, क्या चीजें होती है। देखिए, जो 19 जुलाई 1948 की तिथि यह महत्वपूर्ण है। इसी तिथि से भारत और पाकिस्तान के मतलब भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र प्रणाली शुरू की गई थी ना, इसलिए ऐसी चीजें मतलब कही गई है ना। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मतलब दिया भी गया है, इसको आप पढ़ भी लेना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बताता रहता हूँ। और अनुच्छेद 7 में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब क्या है, जिससे मान लिया मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान चले गए तो वो उनको मतलब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब बंटवारा हो गया था तो वो उधर ही चले गए थे ना, इस तरीके से। किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आए तो उसका नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 6 में मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या चीजें हैं उसमें, है ना। जैसे पाकिस्तान, उसमें क्या बताया गया था कि 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आए थे, तो वही सब कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा, है ना। और ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, है ना भाई। जब तक आप मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो मान्यता थोड़ी ना होगी। और कम से कम 6 महीने तक भारत रहने के बाद ही ये सब किया जाएगा। मतलब 6 महीने तक रुकेंगे, उसके बाद में उनका मतलब नागरिकता प्रमाण पत्र बनेगा, उस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, तब मतलब भारत का नागरिक माना जाएगा। ये चीजें इसमें कही गई है ना। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, है ना, इसमें क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 8 में उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे। मान लिया जब संविधान 1950 में गठन हो गया, उसका लागू हो गया सब कुछ, है ना, तो जब तक वो भारत के नागरिक नहीं थे, वो विभाजन के समय कहीं चले गए किसी देश में, या माइग्रेंट बन गए, या कोई मतलब जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश या और अन्य कंट्री में चले गए, परंतु वे भारतीय मूल के हैं। मतलब उनका ऐसा मानना है, उनके दादा दादी या कोई भी मतलब थे तो वो भारत में है ना, तो उनके लिए 8 अनुच्छेद बताता है। उनके बारे में और चीजें होंगी, जैसे मान लिया अगर वापस आना चाहे तो उनके लिए कुछ प्रावधान भी तो होंगे। इसके अनुसार जिन व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 को डिटेल में कर दिया, जब संविधान नहीं लागू हुआ था तब यही अधिनियम के तहत सारी कार्य होते थे, है ना। मैंने पढ़ा दिया, अगर आप उसको बैक करके वीडियो को देख लीजिए, है ना, पहला ही टॉपिक है। तो ये चीजें हो गई, मतलब ये अधिनियम चलता था। और वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा हो, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राज्य न्यायिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाएगा। मतलब वो प्रूव कर दे कि हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे नानी यहाँ रहते थे, तो मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए मैं भारत का नागरिक समझा जाऊंगा। तो अगर प्रूव कर दे तो उनको भारत का नागरिक स्वीकार कर लिया जाएगा। ये बातें हैं। मान लिया कोई किसी भी कंट्री से आया, मतलब आने का मतलब ये है कि जैसे जो संवैधानिक तौर पे जैसे मान लिया जब विभाजन हो गया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे दादा दादी यहाँ के थे तो मैं यहाँ का निवासी हूँगा, तो ऐसा संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 8 के तहत कही गई है ना। तो ये चीजें इसमें हमने बताया है। अब मैं बता देता हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, नागरिकता वाला, तो ये क्या है बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अभी हाल ही में इसी में पता नहीं कितना बवाल और सारी चीजें, इसको मैं डिस्कस करूंगा आराम से। देखिए, भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना।
अनुच्छेद 11 के तहत। इसी के अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित कर दिया गया। 1955 में बना था, अनुच्छेद 11 में बात कही गई थी, है ना। बाद में अमेंडमेंट हुआ, उसका भी मैं बात करूंगा क्या चीजें थी। तो इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया गया था, 8 बार संशोधन किया गया। पहला 1957 में हुआ, उसके बाद में 1960 में हुआ, उसके बाद में 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 में हुआ है। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को भी मैं पढ़ाऊंगा, उसको अलग बात है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता के निम्न 5 प्रकार की शर्तें, मतलब 5 प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें कुछ तरीके दिए गए हैं, 5 चीजें होनी चाहिए इस अधिनियम के तहत, तभी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। कौन कौन से 5 चीजें मैं बता देता हूँ, है ना। तो भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार कौन कौन से? पहला जन्म से, है ना। दूसरा वंशाधिकार द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा। अब ये होते क्या है इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जो विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा, तो ये भी इसको मैं बता दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मतलब जन्म वाला। तो जन्म से मतलब क्या है कि भारत में जन्म से जो 26 जनवरी 1950 के बाद की घटना है, बता रहा हूँ कि भारत क्या कहते हैं कि भारत में जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद यौन माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए, है ना। जैसा मैंने बताया कि मतलब जैसे जब 1950 के बाद कोई भी भारतीय, चाहे उनके मम्मी पापा हो या कोई हो, तो नागरिक हैं, तो उनको मतलब उसका बेटा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अब प्रथम अपवाद में क्या है कि यह विधि वहां लागू नहीं होती जहां के समय शिशु का पिता किसी दूसरे देश या शत्रु। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लिया कोई पाकिस्तान कंट्री है या कुछ है, तो वहाँ के जो राजन्यायिक मतलब हो या कोई राजन्यायिक पद पे हो, है ना, या कुछ भी हो, और वो वहाँ से उस कंट्री से हमारा युद्ध चल रहा हो, तो उसको दुश्मन देश काउंट किया जाएगा। दुश्मन देश जैसा आप सोच रहे हो, वो पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं काउंट किया जाएगा। दुश्मन देश का मतलब ये होता है जिसके साथ भारत में मतलब इन प्रेजेंट वार चल रहा हो या वार युद्ध हो रहा हो, तो उसको दुश्मन देश काउंट किया जाता है ना। तो उस जैसे मान लिया वहाँ के कोई भी उनके मम्मी पापा या कोई भी उनका बेटा कुछ भी है, उनके मम्मी पापा वहाँ मतलब जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन उनका बेटा जो है शत्रु देश का है और राजन्यायिक हो, तो वो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भी भाग में जन्म लिया हो तो वो बच्चे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये बात होगा। और दूसरी चीज में फिर यहाँ से मैं बता देता हूँ कि जो वंश से नागरिकता क्या होती है ना, वंशाधिकार, तो ये क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। समझे बात? यदि उसके जन्म के समय उसके पिता या मतलब माता या पिता कोई भी मतलब में से एक भारत का नागरिक हो, मतलब क्या है, जैसे मैंने बता दिया, मान लिया उनके पिता यहाँ भारत के नागरिक हैं और उनकी माता हो सकता है फॉरेन हो, है ना, तो ये भी चीज अगर भारत में वो जन्म गया तो वंशाधिकार उसका है कि वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये बात ठीक समझ गए बात? और ये घटना मतलब कब से लागू, घटना का मतलब ये कब से लागू, तो 26 जनवरी 1950 की बातें हो रही है ना। और पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। मैं एक बात और इसमें बता दूं कि माता की नागरिकता के आधार पर, इसमें बता दे रहा हूँ वंशाधिकार के बारे में, जो माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। जैसा कि इसमें संशोधन किया गया था ना, तो उसको मैंने डिस्कस कर दिया था पहले ही, है ना। एक भी बात बता, और मैं एक बार और पॉइंट बता दे रहा हूँ कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति इस वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के बाद, उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में इसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया जाए, है ना, या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण ना हुआ हो। तो ये बात है ना। तो आप मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे। मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ, जो पंजीकरण द्वारा क्या, रजिस्ट्रेशन वाला मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, निम्नलिखित में से वो शर्तें, जैसे शर्तों में किसी भी एक से संबंधित होने पर पंजीकरण द्वारा
भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे कि भारत में जन्म लेने वाला हो कोई व्यक्ति, यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मैं यहाँ से रह रहा हूँ भैया 5 साल से, तो हमको भारत की नागरिकता चाहिए, है ना। तो उसके पास कोई राशन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी मतलब 5 साल तक की वैलिड आईडी चाहिए। जैसे मान लिया स्कूल का कोई भी मतलब उसको प्रूव कर दे, है ना। उसके बाद में एक मतलब संशोधन हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में। इसके उपयुक्त में से कुछ ऐसी बात बताई गई कि निवास करने की अवधि 6 महीने कर दी गई थी, है ना। तो ये भी थी पहले, तो उसको बाद में अमेंडमेंट करके बढ़ाया गया था, तो इसको ध्यान रखना। और भारतीय मूल के व्यक्ति को जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे आदि इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या है, मान लिया जो मतलब उनसे स्त्री, कोई विदेशी स्त्री अगर शादी कर ली तो उसके जो बच्चे होंगे जो छोटे रहेंगे तो वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो भी रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ना, ये चीजें होती हैं। और देशीयकरण द्वारा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला है कि वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता त्याग देना चाहिए। जैसे मान लीजिए अमेरिका नागरिक, जैसे अमेरिका का नागरिक है वो भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो वहां से पहले अपनी नागरिकता को हटाए, क्योंकि भारत एकल नागरिक वाला राज्य मतलब देश है ना, राष्ट्र है। ठीक है। दूसरी चीज, वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिक को, मतलब वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया कुछ कंट्री ऐसे हैं कि वो दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो उस तरीके से कंट्री में से नहीं शामिल किया जाएगा। जैसे वहाँ पे रोक रहा है कि मान लिया हम आपको भारत का नागरिक नहीं स्वीकार करने देंगे, ऐसी चीज़ें वहाँ पे मतलब वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, देशीयकरण द्वारा देशीयकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत रहा हो। 1 वर्ष तक कम से कम भारत में रहा हूँ, है ना, कोई जॉब कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मतलब 1 वर्ष तक रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ रहा हो। और दूसरी चीज़, वह रहने का मतलब यह है कि वहाँ ठीक ठाक रहा हो, कोई अपराधी बनकर ना रहा हो, है ना। और वह पूर्ण आयु क्षमता का सचरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उसका चरित्र उज्जवल होना चाहिए, जैसे कि इसमें डिनोट भी किया गया है ना। और संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से देख, कोई जैसे मान लिया 22 भाषा है तो 22 भाषा में से कम जितने हैं कोई ना कोई एक भाषा का उसके ज्ञान होना जरूरी है ना। तो तभी मतलब देशीयकरण द्वारा उनको नागरिकता प्राप्त की जाएगी। और विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया भारत ने कोई स्टेट कोई कब्जा कर लिया, कोई राज्य, कोई क्षेत्र, कोई जमीन, कोई अधिग्रहण किया, तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जब मतलब क्या कहते हैं कि आपने वो सुना होगा, अरे क्या, सिक्किम है ना, सिक्किम राज्य में क्या था पहले जब वो किया गया था, विलय किया गया था, तो उसमें से जितने भी सिक्किमवासी थे वो सब भारत के नागरिक कहलाए थे ना। 1974 में ऐसी चीजें हुई थी, तो ये भी मतलब मान्यता होनी चाहिए ना। तो बस एक पॉइंट और बता दूंगा कि भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है ना। भारत की नागरिकता को अनुच्छेद 11 के तहत विधि द्वारा नियंत्रित या नियमित रेगुलेट करती है, जैसा कि इसमें बता दिया। और मैं बता देता हूँ कि नागरिकता की समाप्ति, जैसे मान लिया आपको भारत का नागरिक नहीं रहना है, नागरिकता की समाप्ति करना चाहते हो, तो कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप नागरिकता समाप्त कर सकते हो अपनी नागरिकता को। पहला चीज क्या है कि ये अनुच्छेद 10 में स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता, है ना। कुछ तरीके हैं जैसे कि बताया गया है। अनुच्छेद 11 को अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति या नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। पहला है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्ति के 3 आधार माने गए हैं। पहला आधार, मतलब मैं आधार का ग्राफ के माध्यम से बता दूंगा। पहला है प्रत्याग, है ना। दूसरा है पर्यावासन, टर्मिनेशन जिसको कहते हैं। और तीसरा है वंचित किया जाना, है ना, डेप्रीवेशन, है ना।
तो इसके बारे में। अब ये तीनों के मतलब क्या है? देखिए, परित्याग का मतलब क्या होता है? परित्याग शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि त्याग किया गया। जैसे भारत का कोई भी वयस्क नागरिक है ना, एडल्ट जो सिटीजन होता है, घोषणा करके अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा व्यक्ति कर सकता है जो भारत के किसी, जैसे मान लिया किसी अन्य दूसरे देश, जैसे मान लिया एक बात बता दे, कोई ए नाम का लड़का है, वो जा रहा अमेरिका में जॉब पा गया, अच्छी उसका मतलब हर चीज स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। अब वो कह रहा है कि हम भारत का नागरिक नहीं है, तो कहने मात्र से नहीं होगा, आप लिखित रूप में दे दीजिए कि मैं भारत के नागरिक नहीं हूँ, मैं वहाँ का नागरिकता स्वीकार करता हूँ, तो आप एक प्रोफार्मा तैयार होगा, उसकी सारी चीजें होंगी, डिटेल होंगी, आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। ठीक। पर्यावसान द्वारा का मतलब ये है कि भारत का वह नागरिक जिसने देशीयकरण अथवा पंजीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति यहाँ आया था, भारत में रहा, उसके बाद में अब वो कह रहा है कि हम भारत से मतलब अलग होना चाहते हैं, मतलब भारत की नागरिकता को हटाना चाहते हैं, तो अपना साइन करेगा और चीज़ें होंगी, तो भारत की नागरिकता उनको। जैसे मान लिया तुम यहाँ के नागरिक हो, फिर सोच रहे हो कि अलग कंट्री के नागरिक, तो ऐसा नहीं, भारत एकल नागरिकता वाला है, तो इसीलिए ये चीज़ें होनी चाहिए। और वंचित किया जाना, मान लिया कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, मतलब ऐसे भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि वह जन्म से भारत का नागरिक हो तो उसे सामान्य परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। कुछ कारण है, जैसे मान भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। कैसे कर सकती है? पहला, संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखता हो, है ना, उसका आदर नहीं करता हो, आस्था नहीं करता हो, मतलब कह रहा है हम ये कर देंगे, मतलब अपराधी की टाइप का हो। दूसरी चीज, भाई संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई हो, उसको आप मानते नहीं हो, उसका सम्मान नहीं करते हो, तो भारत के नागरिक किस बात के। दूसरी चीज, युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता कर रहे हो, जैसे मान लिया भारत पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है और खुफिया की तरह तुम हर चीजें पाकिस्तान को बता रहे हो, एक मैं नमूना बता रहा हूँ, तो यार तो देशद्रोही के रूप में शामिल हो गए, तो भी एक नागरिकता वाली बात हो जाएगी। दूसरी चीज, यदि किसी व्यक्ति को कपट पूर्वक अर्थात गैर विधि द्वारा नागरिकता अर्जित की जाए, मतलब कि आप फ्रॉड के तरीके से आपने नागरिकता ग्रहण कर ली थी, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, बाद में जांच में पता गया कि ये सब गलत, तो भाई तब भी हटा दिया जाएगा। और दूसरी चीज है देशीयकरण पंजीकरण द्वारा नागरिकता 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य 2 देश या अधिक सजा किए जाने पर, मान लिया आपको कहीं सजा हो गई होगी तो आके यहाँ पे स्वीकार कर लिए, बाद में पता चला तो भी तुमको हटा दिया जाएगा। और किसी भी भारतीय नागरिक स्त्री या पुरुष एक दूसरे देश के स्त्री या पुरुष के साथ विवाह करने पर, मान लिया हम भारत के नागरिक थे, आपने कहाँ शादी कर ली, है ना, और उसके बाद में आप कह रहे हो मैं वहाँ रह रहा हूँ और यहाँ रह रहा हूँ, तो वहाँ भाई लग के तू यहीं रहो या फिर वहीं रहो, है ना, तब भी 2 साल के भीतर ऐसी चीजें। और लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रह रहे हो, तब भी हट जाएगा। भाई आपने विदाउट सोचना नहीं दिया, आपने मान लिया आप कहीं चले गए, मान लिया अब सोच रहे होगे कि बहुत सारे लोग सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, वो कहीं भी जाते हैं, उनका पूरा बाकायदा डिटेल में उनके पास प्रोफार्मा होता है, वीजा बनता है, हर चीजें होती हैं, परमिट बनता है, तब वो। अब ऐसे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन के चले गए तो भाई नागरिकता तो हटेगी ना, ये चीजें होनी चाहिए, है ना, ये बात हम कह रहे थे। तो भाई मैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बता देता हूँ कि नागरिकता संबंधी कुछ अनुच्छेद, देखिए मैं सारी चीजें बता दिया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। अब मैं एक साथ सब कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, इससे आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको पता हो जाएगा ना कि अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिकता है, भाग 1 में मैंने पढ़ा दिया राज्य क्षेत्र, है ना, 1 से 4 तक राज्य क्षेत्र के बारे में, 5 से 11 तक ये है, उसके बाद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, उसको मैं डिटेल में बताता रहूंगा। देख लीजिए कि अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, है ना, जब संविधान लागू होता। और अनुच्छेद 6 में है कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है ना। और अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों ने नागरिकता अधिकार, है ना। और फिर उसके बाद में अनुच्छेद 8 है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर रह रहे हों, है ना।
और अनुच्छेद 9 है, जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, है ना। और अनुच्छेद 10 है, नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता, है ना, अधिकारों की निरंतरता। और अनुच्छेद 11 है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, है ना। तो आपने मैंने पूरे एक अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पूरे डिटेल में पढ़ा भी दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 5 में संविधान होने के जब संविधान लागू हुआ था तब के बारे में नागरिकता का वर्णन किया गया। 6 में ऐसे व्यक्ति जो क्या कहते हैं, नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर में प्रव्रजन किया है, मतलब पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, भारत में आए उसके बाद में इसमें पाकिस्तान से प्रव्रजित करके, मतलब ये पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान गए ना, वो चीजें हैं। और उसके बाद में क्या है, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो नागरिकता अधिकार भारत से बाहर रह रहे हैं, तो अनुच्छेद 8 कह रहा है। और अनुच्छेद 9 में क्या है कि इसमें क्या है, भारतीय नागरिकता समाप्ति, जो मतलब कोई दूसरी नागरिकता ले ले दूसरे देश की, तो अनुच्छेद 9 समाप्त करता है। और कॉन्टिन्यूसली निरंतरता नागरिकता के बारे में हर चीज़ों को डिटेल में तो 10 है। संसद कानून किस पे बनाती है, तो अनुच्छेद 11 के तहत। तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई होगी, है ना। अब ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था, है ना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं बात बता देता हूँ कि यह अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्नलिखित संशोधन करता है। कौन कौन सा क्या है, कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान, 3 कंट्री है, इंपॉर्टेंट रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंधित रखता है ना। इसमें मुस्लिम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऑप्शन देके पूछेगा। तथा उनसे 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया हो और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो उसे अवैध प्रवासी, लीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानूनी कार्रवाइयां बंद कर दी जाएंगी। मतलब क्या है, जब ये अमेंडमेंट हुआ इस पर कई सारे मतलब बवाल भी हुए थे। देखिए, जब इसमें बता दिया गया कि मान लिया कोई पाकिस्तान में रह रहा हो, बांग्लादेश में रह रहा हो और अफगानिस्तान में रह रहा हो, उसके पास दस्तावेज भी नहीं है लेकिन वो भारत में रह रहा है, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। कौन कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, पारसी, है ना। वो ऐसा मानते हैं कि आप इनके पास दस्तावेज नहीं है लेकिन वो भारत का नागरिक इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे रह रहा है ना। इसी कानून जब बना था बहुत सारे विवाद हुए थे क्योंकि आपके पास लीगल कोई अथॉरिटी नहीं है फिर भी आप उसको भारत का नागरिक स्वीकार कर लो, इसीलिए। लेकिन हालांकि अमेंडमेंट होके सारी चीज़ें लग गई थी, जो भी चीज़ें हुई होंगी ना, मैं डिटेल में इसलिए ज़्यादा नहीं जाना। और क्या था कि इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया था। पहले 11 वर्ष था, अब उन्होंने कहा था 5 वर्ष तक होने चाहिए, है ना, कि 5 वर्ष से रह रहा हो। और उसके बाद में क्या था, उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी, है ना। ये भी चीज होनी थी। उसके बाद में एक और अधिनियम किया गया था कि इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा, है ना, इनर लाइन जिसे बोलते हैं, इनर लाइन परमिट भी बनती है जब वहां जाओ तब, के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति इनलीगली तरीके से आ जाता है तो असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है वहां पर अगर आएंगे तो वहां इनर परमिट लाइन बनेगी, उसको क्रॉस करेंगे, उसको परमिट बनता है इनर लाइन पर, तो उन पर ये लागू नहीं था, वो वहाँ भारत के नागरिक नहीं थे, वो अन्य राज्य में जो आए हैं उनको माना जाएगा। इसलिए बातें कही क्योंकि हो सकता है वहाँ पे खुफिया तरीके से चले, जबकि पास आधार नहीं है, कोई चीजें नहीं, कोई प्रूफ्ड नहीं, हो सकता है कि पता नहीं किस तरीके से हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, बॉर्डर पे बहुत चौकसी होती है, तो अलग बात, इसलिए वहाँ नहीं माना जाए। यदि कोई व्यक्ति OCI कार्ड, है ना, OCI का मतलब क्या होता है, OCI का मतलब ये होता है कि विदेशी भारतीय नागरिक, है ना। तो कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका OCI कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं, अगर कोई कुछ करते हैं, कोई अपराध करते हैं, कोई उल्लंघन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उनको भैया उसका कार्ड ही निरस्त कर दिया जाएगा। इस अमेंडमेंट में कही गई थी,
है ना। ये सब इम्पोर्टेंट है। एक और फैक्ट है, कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये सितंबर 2000 में डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी, है ना। तो भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना। 9 वर्ष को जब, और कई बार गांधी जी अफ्रीका से आए थे ना, वो भी चीजें होती हैं। 9 जनवरी को ही तो आए थे। हालांकि वर्ष 2015 के बाद अब इसे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर मनाने का निर्णय है, यहाँ पे यह है, थोड़ा सा निर्णय लिया गया है ना। 9 जनवरी को मनाए जाने का कारण यह है कि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से प्रवास करके भारत आए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो साथियों, जहाँ तक मैंने पूरा कवर कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें लग रहा हो, जहाँ मेन फैक्ट था मैंने कर दिया। नागरिकता पूरा कंप्लीट चैप्टर है। उसके बाद में जैसे ही होता है मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे। तब तक आप अपना सहयोग अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।